साथियों नमस्कार। जैसा कि आपको पता है कि हमारे देश के 14th वाइस प्रेसिडेंट ने इस्तीफा दे दिया है और इस प्रकार अपने मध्यकाल के दौरान यानी कि अपने ऑफिस के दौरान इस्तीफा देने वाले वो तीसरे वाइस प्रेसिडेंट बन गए भारत के। इनसे पहले वीवी गिरी वो बीच में इस्तीफा दे चुके थे और उनके बाद भैरव सिंह शेखावत साहब ने बीच में इस्तीफा दिया था। वीवी गिरी साहब ने इसलिए दिया था क्योंकि प्रेसिडेंट का पद खाली हो गया था, उनको प्रेसिडेंट के रूप में काम करना था। और भैरव सिंह शेखावत जी ने इसलिए दिया था क्योंकि वो चुनाव लड़ रहे थे प्रेसिडेंट का और वो हार गए थे, इसके कारण उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। लेकिन इन्होंने यानी कि हमारे जगदीप धनखड़ जी ने जो बीच कार्यकाल में इस्तीफा दिया है, अपनी हेल्थ को हवाला बताते हुए इस्तीफा दिया है और जिस तरह से इस्तीफा दिया गया है बड़ा ही संदेह पैदा करता है और कई तरह के सवाल उठाता है। ऐसी स्थिति में हम जितने भी तरह के एस्पेक्ट अभी तक न्यूज में आ चुके हैं, आर्टिकल्स में आ चुके हैं, एडिटोरियल में आ चुके हैं, उन सब पर एक नजर डालेंगे और आपके साथ शेयर करेंगे कि अंदर खाने की ऐसी क्या खबर है कि जिसकी वजह से इनको बीच कार्यकाल में इस्तीफा देना पड़ा और वो भी तबीयत का बहाना बना करके। तो सबसे पहले तो ये जानते हैं कि जो इस्तीफा दिया गया है वो आर्टिकल 67A के तहत दिया गया है, यानी कि जिस वक्त इस्तीफा दिया जाएगा उसी वक्त मान लिया जाएगा कि अपना पद छोड़ चुके हैं, चाहे इनका इस्तीफा स्वीकार किया जाए चाहे न स्वीकार किया जाए। अब साहब बात सुनिएगा, कल मॉनसून सत्र स्टार्ट हुआ, पूरे दिन की कार्यवाही हुई। दोपहर में बताया जाता है कि एक मीटिंग होती है बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की। इस मीटिंग में वाइस प्रेसिडेंट थे हमारे, कई नेता थे, अपोजिशन के थे और बीजेपी के भी थे। बीजेपी के किरण रिजिजू थे, जेपी नड्डा साहब थे। मीटिंग चल रही थी, फिर बाद में तय किया गया कि इस मीटिंग को 4:30 बजे करेंगे। फिर ये मीटिंग 4:30 बजे होती है। वाइस प्रेसिडेंट थे, अपोजिशन के नेता थे, लेकिन इस बार बीजेपी की तरफ से कुछ नेताओं में से एक किरण रिजिजू नहीं थे और दूसरा जेपी नड्डा नहीं थे, जो बड़े महत्वपूर्ण मंत्री हैं दोनों। यहां से कुछ ऐसा लगा कि कुछ नाराज हैं या पता नहीं क्या चक्कर है। उसके बाद हमारे वाइस प्रेसिडेंट ने इस मीटिंग को अगले दिन के लिए स्थगित कर दिया, यानी कि शाम को 4:30 के आसपास मीटिंग हुई थी। 5 बजे के आसपास इन्होंने ये बोला कि अब 22 तारीख को यानी कि आज के दिन दोपहर में 1 बजे इस मीटिंग को करते हैं। लेकिन उसी दिन शाम को खबर आती है कि इन्होंने इस्तीफा दे दिया है क्योंकि इन्होंने मेडिकल कारण बताया है कि मैं पद पर नहीं बना रह सकता। अब जो आदमी आज के दिन शाम को 5 बजे ये प्लानिंग कर रहा है कि अगले दिन 1 बजे मीटिंग करेंगे इस मुद्दे पर, वो अचानक इस्तीफा दे देता है, तो ऐसे भी हेल्थ नहीं बिगड़ी कि अचानक अस्पताल चले गए हों या एकदम से कुछ ऐसा हो गया हो। चलते फिरते जैसे थे वैसे अभी हैं। फिर किसका ऐसा फोन आया कि जिस फोन के बाद इनको इस्तीफा देना पड़ा। कहा जा सकता है कि इन्होंने इस्तीफा दिया नहीं है, इनसे इस्तीफा लिया गया है। ये कुछ परेशानियां खड़ी कर रहे थे सरकार के लिए। इन्होंने इस्तीफा दिया नहीं है, इनसे इस्तीफा लिया गया है, उसके कुछ प्रमाण भी मिलते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा कि कभी भी कोई बड़ा व्यक्ति किसी बड़े पद से इस्तीफा देता है या उसका कार्यकाल पूरा हो जाता है तो उसके बाद एक फेयरवेल स्पीच होती है, फेयरवेल पार्टी होती है, फेयरवेल टाइप का रखा जाता है। लेकिन इस बार खबर आ रही है कि हमारे वाइस प्रेसिडेंट के लिए कोई फेयरवेल स्पीच नहीं होगी, कोई पार्टी नहीं होगी, कुछ नहीं होगा। बड़ा सूखा सूखा सा फेयरवेल है, बड़ी अजीब सी बात है। आपको लग रहा होगा जब इन्होंने रेजिग्नेशन दिया है तो बीजेपी की तरफ से एक के बाद एक ट्वीट्स आए होंगे, लोगों ने कहा होगा नहीं साहब आप ऐसा मत करो और आपने तो बहुत अच्छा काम किया है, आप क्यों जा रहे हो, आपके स्वास्थ्य की हम कामना करते हैं। तो आप जान के हैरान होंगे कि बीजेपी की तरफ से किसी ने भी ना तो कोई ट्वीट किया है ना कोई बयान दिया है। एक आध छोटे मोटे नेता ने दे दिया वो ठीक है, लेकिन बीजेपी की तरफ से किसी का कोई बयान वगैरह कुछ नहीं आया सिवाय प्रधानमंत्री के। और प्रधानमंत्री मोदी ने भी 2 लाइन में लिख करके अपनी बात खत्म कर दी। इन्होंने साफ साफ कह दिया कि श्री जगदीप धनखड़ जी को भारत के उपराष्ट्रपति सहित कई भूमिकाओं में देश की सेवा करने का अवसर मिला। मैं उनके उत्तम स्वास्थ्य की कामना करता हूं। बात खत्म। इनका कहने का मतलब यह है कि कुछ आपने अर्जित किया, कुछ हमने आपको गवर्नर बना दिया बंगाल का, फिर वाइस प्रेसिडेंट बना दिया, अब आपने सेवा कर ली, अब आप हमें छोड़िए, हम आपको छोड़ते हैं और अपना स्वास्थ्य अच्छा रखिए, जयराम जी की। बड़ा रूखा सूखा सा ट्वीट है। आपको लग रहा होगा अमित शाह ने भी ट्वीट किया होगा। अमित शाह ने कोई ट्वीट नहीं किया। अमित शाह ने आज जो महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री हैं अजित पवार, उनको जन्मदिन की बधाई दे दी। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं देवेंद्र फडणवीस, उनको बधाई दे दी। लेकिन वाइस प्रेसिडेंट के बारे में कोई ट्वीट नहीं आया। अब इतना सूखा सूखा सब चल रहा है तो इतना फ्लो में तो नहीं रहा होगा मामला, जैसा दिख रहा है कि भाई स्वास्थ्य कारणों की वजह से इस्तीफा दे रहे हैं। आगे देखिए वो कौन सा प्रूफ है जो ये बताता है कि ये इस्तीफा लिया गया है। वो है साहब, ये देखिए, ये प्रेस का रिलीज देखिए। इसमें ये बताया गया था, ये नोटिस कुछ दिन पुराना है कि भाई
कल का है, 21 तारीख का है। इसमें बताया गया कि 23 तारीख को हमारे वाइस प्रेसिडेंट साहब जयपुर की यात्रा पर जाएंगे, एक दिन के लिए जयपुर में रहेंगे। तो आप 23 तारीख को एज अ वाइस प्रेसिडेंट जयपुर जाने वाले हैं, आपका कार्यक्रम फिक्स है। आप 21 तारीख को 22 तारीख की मीटिंग्स फिक्स कर रहे हैं, 21 तारीख को पूरे दिन की कार्यवाही आपकी चल रही है राज्यसभा में, और अचानक इस्तीफा। आप समझ रहे हैं? अब आप कहेंगे कि भाई वो ऐसे कौन से कारण हैं कि जिनकी वजह से इनको इस्तीफा देना पड़ा या इनसे इस्तीफा लिया गया, व्हाटएवर। तो इसके कारण कई हैं। सबसे जो रीसेंट कारण मैं आपको बताऊं वो ये है कि ये लंबे समय से जो है कई ऐसे मुद्दों पे अपनी राय रख रहे थे जिससे सरकार असहज हो रही थी। वाइस प्रेसिडेंट हो या प्रेसिडेंट हो, वो एक उनका एक सेट ऑफ प्रोटोकॉल होता है, वो उसी मुद्दे पर बात रखते हैं जिस पर उनको सजेस्ट किया जाता है। ये वाइस प्रेसिडेंट होते हुए भी जो सजेशन दिए जाते हैं उस पर तो बात रख ही रहे हैं, कुछ अपनी तरफ से भी ऐसी बात बोल देते थे जिससे सरकार संकट में पड़ जाती थी। जैसे लगातार ये सुप्रीम कोर्ट और हमारी न्यायालय के बारे में कुछ ना कुछ टिप्पणी करते रहे हैं। जब ये टिप्पणी करते हैं तो बड़ी तीखी सी टिप्पणी होती है। उस टिप्पणी के बाद अदालतों को ये लगता है, सुप्रीम कोर्ट को ये लगता है कि ये अपनी निजी राय नहीं दे रहे हैं, सरकार इनसे कहलवा रही है, जबकि सरकार इनसे ऐसे बोलती नहीं है कि आप ऐसा कुछ कहो। इस बात से सरकार सुप्रीम कोर्ट में तरार हो रही है और ये पॉलिटिकली साउंड हो रहे हैं। जैसे कि हम आपको बताएं, मैं आपको पहले सारी बात बता देता हूं, फिर आपको एज अ प्रूफ दिखा दूंगा। इन्होंने सुप्रीम कोर्ट के बारे में ये बोला कि भाई सुप्रीम कोर्ट में जो ये कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच होती है, ये 5 जजेस की बताई जाती है कि मिनिमम 5 जजेस हो तभी कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बन सकती है। बोले ये सिस्टम तो गड़बड़ है। ये व्यवस्था तो तब बनाई गई थी जब सुप्रीम कोर्ट के स्टार्टिंग में, जब सुप्रीम कोर्ट बनी थी, जब टोटल 8 जजेस हुआ करते थे। 8 का आधा होता है 4, और 4 से 1 बढ़ा दो तो 5 हो गया, तो 8 का बहुमत 5 हुआ। तो भाई बहुमत में देखा गया था, इसलिए 5 नंबर फिक्स किया था कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच होगी। अब तो 8 से बढ़कर के सुप्रीम कोर्ट में 33 जज हो गए, तो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच तो 17 जजेस की होनी चाहिए, ये 5 जजेस की आज भी क्यों है? बोले हम व्यवस्था में हैं, हम इसको देखेंगे। इस तरह से इन्होंने सुप्रीम कोर्ट को चैलेंज सा किया था कि अब हम इसे बदलेंगे बहुत जल्द। पॉइंट पहला। दूसरा पॉइंट ये कि इन्होंने एनजेएसी 2015 में, आपको याद होगा, सरकार ने कमीशन बनाया था एनजेएसी, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स कमीशन। इस कमीशन का काम था जजेस की नियुक्ति करना। यह चीज सुप्रीम कोर्ट के जजेस को पसंद नहीं आई। उनको लगा कि जो हमारा कोलेजियम सिस्टम है, जो हम आपसदारी में जजेस को चुन लेते हैं, इस सिस्टम को खत्म करके आप एक नया सिस्टम तैयार करना चाहते हो, हम इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने उसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित कर दिया था, जिसके बाद जगदीप धनखड़ जी ने उस वक्त भी आपत्ति जताई थी, और अभी हाल फिलहाल में इस बारे में कई बार बोल चुके हैं। इनका कहना यह था कि भाई जिस तरह से इन्होंने ये एनजेएसी को स्टक डाउन किया है, यह दिखाता है कि सुप्रीम कोर्ट अपने आप को संसद से भी ऊपर मानती है, और यह दिखाता है कि जो सुप्रीम कोर्ट है वो अपने आप को द अल्टीमेट रिपोजिटरी, द अल्टीमेट पावर के रूप में दर्शा रही है, जबकि इन्हें पता होना चाहिए कि जो अल्टीमेट पावर है वो इंडियन पार्लियामेंट के पास होनी चाहिए, क्योंकि इसको जनता ने चुन करके भेजा है। इस तरह से इन्होंने इस बात को भी चैलेंज किया था या इसके बारे में टिप्पणी करी थी। साथ ही ये दूसरा मैटर, जो बड़ा मैटर, जो ये न्यायालय के ऊपर बोले हैं, इसके साथ ही इन्होंने आर्टिकल 142 के बारे में भी बोला है। इनका कहना है कि जो आर्टिकल 142 है, जिसे समय समय पर सुप्रीम कोर्ट यूज करती है एज अ टूल, एज अ मिसाइल। देखिए, आर्टिकल 142 एज अ न्यूक्लियर मिसाइल अगेंस्ट डेमोक्रेटिक फोर्सेस। बोले इसको सुप्रीम कोर्ट एक न्यूक्लियर मिसाइल की तरह यूज करती है। अब आर्टिकल 142 ये कहता है कि कोई भी ऐसे लॉ या कोई भी ऐसा आर्टिकल जिससे कोई चीज स्पष्ट नहीं हो पा रही है, जिससे कोई चीज बिल्कुल ये समझ में नहीं आ रहा कि इसका इंटरप्रिटेशन क्या है, इसका कुछ भी इंटरप्रिटेशन हो सकता है, लॉस क्लियर नहीं है, तो उसको सुप्रीम कोर्ट अपनी तरह से इंटरप्रिटेट करके कुछ भी बोल देती है, कभी कुछ कह देती है, कभी कुछ कह देती है। तो उनका कहना यह है कि जो ये इंटरप्रिटेशन सुप्रीम कोर्ट करती है ये ठीक नहीं है। इस पर साहब इन्होंने टिप्पणी करी। इसके बाद चौथा बड़ा कारण आपको पता हो जो इन्होंने न्यायालय के ऊपर बोला, वो ये कि जब न्यायालय ने ये कह दिया था 3 जजेस की बेंच ने कि गवर्नर हो या राष्ट्रपति हो पॉकेट वीटो एक्सरसाइज नहीं कर सकते, तब भी इन्होंने प्रश्न उठाया कि बताइए ये कौन सी बात है। हालांकि ये बात सब सही कह रहे थे, मैं इनकी निंदा नहीं कर रहा, ये बात सही उठा रहे थे, कोई दिक्कत नहीं थी। बट जिस पद पर बैठ के उठा रहे थे, उठा भी सकते हैं, कोई इसमें बुराई नहीं है, बट इससे सरकार असहज हो रही थी। सरकार ने अपने हित के लिए इनको यह कहा कि आप रेजिग्नेशन दीजिए, ऐसा प्रतीत होता है। ठीक है, तो मैं आपको बता रहा हूं इन्होंने बात कही है, सही कही है। उसके अलावा इन्होंने यह भी कहा कि भाई जो ये जस्टिस यशवंत वर्मा है, जस्टिस यशवंत वर्मा के बारे में आपने
सुना होगा, ये वही जस्टिस हैं जो दिल्ली हाईकोर्ट में थे और इनके घर से कई सारे जले हुए नोट पाए गए थे करोड़ों के। फिर इनका जो है तबादला कर दिया गया इलाहाबाद हाईकोर्ट में, और फिर इनके ऊपर पुलिस ने कोई एफआईआर नहीं करी, पुलिस की कोई जांच इन पर नहीं बैठी हुई थी। इन पर एक अलग से कमेटी बनाई गई थी जो अदालत ने खुद बनाई थी, सुप्रीम कोर्ट ने खुद बनाई थी, और वो कमेटी ही जांच कर रही थी कि इन्होंने घोटाला किया है, भ्रष्टाचार किया है कि नहीं किया है। बाद में जब कमेटी को यही सपोर्ट नहीं कर रहे थे तो फिर बाद में इंपीचमेंट की बात आई है। तो जब कमेटी बना दी गई थी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो इनकी जांच कर रही थी, तब भी हमारे वाइस प्रेसिडेंट साहब ने यह बोला था कि बताइए, हम डेमोक्रेसी में रह रहे हैं, अब ये कौन सी बात है कि अदालत है जो है एक नॉर्मल प्रोसीजर को भी बाईपास कर रही है। अब ये कौन सी बात है कि किसी जज के घर में अगर नोट मिले हैं, कोई जज अगर करप्ट महसूस हो रहा है तो उस पर पुलिस की जांच नहीं होने दे रही है। ये कौन सी बात हुई? इसमें इन्होंने अपनी कमेटी बना दी है, तो बात इन्होंने ये भी सही कही थी, तो ये इन्होंने एक और निशाना लगाया। ऐसी ही बातों के बीच में हुआ क्या कि आपको याद होगा कि अभी जैसे जैसे बातें आगे बढ़ रही हैं, वैसे वैसे जस्टिस वर्मा को लेकर के इंपीचमेंट के कार्यक्रम आगे चलाए जा रहे हैं। हो सकता है कि जो जस्टिस यशवंत वर्मा जी हैं, इनको इंपीच कर दिया जाए, इनको हटा दिया जाए। वैसे तो हमारी पूरी प्रक्रिया इतनी जटिल है कि हटाना बड़ा मुश्किल पड़ जाएगा, बट फिर भी मान लीजिए हटा दिया जाए, तो हटाने के लिए क्या करना पड़ता है, कुछ सांसदों को साइन करके नोटिस देना होता है स्पीकर को या चेयरमैन को। अगर लोकसभा में कुछ सांसद दे रहे हैं लोकसभा के स्पीकर को कि हम चाहते हैं कि इन जस्टिस को हटा दिया जाए, तो पूरी लोकसभा में करीब 100 सांसदों को कम से कम साइन करके नोटिस देना होगा। फिर स्पीकर के ऊपर है कि उसे वो चुने, स्वीकार करे या ना करे। ऐसे ही अगर राज्यसभा में सांसद दे रहे हैं तो करीब 50 सांसदों को साइन करके नोटिस देना होता है हमारे चेयरमैन साहब को। फिर चेयरमैन साहब जो कि वाइस प्रेसिडेंट ही होते हैं, उनके ऊपर है कि वो उसे एक्सेप्ट करें या ना करें। तो सरकार की योजना ये थी कि जो जस्टिस हैं इनको इंपीच करने के लिए सरकार अपनी तरफ से नोटिस लाएगी, अपनी तरफ से बात को आगे बढ़ाएगी, और लोकसभा में 100 एमपी साइन करके पहले स्पीकर को देंगे, फिर राज्यसभा में कार्यक्रम आगे बढ़वाया जाएगा। ऐसा सरकार ने प्लान कर रखा था। लेकिन हुआ यह कि सरकार से पहले अपोजिशन ने प्लान कर लिया कि इनको हटवाने का काम हम करवाएंगे। तो अपोजिशन ने, विशेष तौर से कांग्रेस ने 50-60 सांसदों का जुगाड़ करके राज्यसभा में पहले ही पत्र लिख करके इनको पकड़ा दिया और बोल दिया कि लीजिए साहब, वाइस प्रेसिडेंट साहब, ये हमारी तरफ से नोटिस है, आप इसको प्लीज स्वीकार करें और इनके खिलाफ जो इंपीचमेंट का मोशन है उसको आगे बढ़ाने का जो है प्रोसीजर चलाएं। इन्होंने क्या किया, उसको स्वीकार कर लिया। ये बात सरकार को पसंद नहीं आई कि जो चीज हम करने वाले थे वो चीज हमसे पहले अपोजिशन ने कर दी, इनिशिएट कर दी, और आपने उसको स्वीकार भी कर लिया। इसके बाद वो फोन पहुंचा जिसके बाद इस्तीफे की बात आगे बढ़ी। शायद ये वो पीक था जिसके बाद सरकार को लगा कि अब इनसे इस्तीफा ले लेना चाहिए। देखिए, मैं कोई ऐसी बात नहीं कह रहा जो मुझे सरकार ने डायरेक्ट आके बताई हो, मैं डॉट्स को कनेक्ट करके आपको बता रहा हूं, सारी जितनी भी अखबारों में चीजें छपी हैं उनके अनुसार बता रहा हूं, ठीक है साहब। उसके अलावा और क्या क्या इन्होंने ऐसा किया है, इन्होंने फार्मर्स के बारे में कई बार ऐसी बातें कही हैं जिससे सरकार असहज हो गई। जैसे कि आपको पता है कि फार्मर प्रोटेस्ट हो रहा था, जिसमें कई ऐसे लोग थे जो फार्मर के नाम पर खालिस्तानी घुसाए थे, कई ऐसे थे जो फार्मर के नाम पर राजनीति कर रहे थे, कई ऐसे थे जो फार्मर के नाम पर यहां पर पेड एजिटेशन चला रहे थे, सिर्फ अपने मंसूबों को सिद्ध करने के लिए। तब इन्होंने कहा कि साहब, जो फार्मर इतने दिनों से मांग कर रहे हैं, फार्मर इतने दिनों से एजिटेशन कर रहे हैं, सरकार को चाहिए कि उनकी बातें सुने, सरकार को चाहिए कि उनकी ताकत को जाने। फार्मर के अंदर बड़ी ताकत होती है, सरकार को उनका सम्मान करना चाहिए। बार बार सरकार को कटघरे में खड़ा कर रहे थे। और हमारे इस समय जो कृषि मंत्री हैं वो शिवराज सिंह चौहान जी हैं, बार बार उन्हें कटघरे में खड़ा कर रहे थे कि मंत्री जी ध्यान नहीं दे रहे हैं, किसानों की हालत ठीक नहीं हो रही है। इस प्रकार से एक दो बार हो गया, ठीक है, बार बार एक ही चीज को सरकार इसको कैसे डिफेंड करे। अब इसको तो अपोजिशन मुद्दा बनाएगी, वो बात अलग है कि अपोजिशन उस तरह से मुद्दा बना नहीं पाई, बट बनाना चाहे तो इसको बहुत बड़ा मुद्दा बना सकती है। उसी प्रकार से इन्होंने हाल ही में 20 मई को यह बोला था कि जो फार्मर्स को इनडायरेक्ट सब्सिडी सरकार देती है, चाहे वो फर्टिलाइजर के रूप में, पेस्टिसाइड के रूप में, यूरिया के रूप में, मशीनों के रूप में, वो इनडायरेक्ट देने के बजाय डायरेक्ट उनके खाते में देनी चाहिए, जिससे कि बीच में कोई घपला घोटाला ना हो। ऐसी बात कहकर के उन्होंने फिर से उस चीज को पॉइंट आउट किया कि सरकार फार्मर के साथ नहीं है। अब ये भी एक बात उठी। उसके अलावा भी कई ऐसे मुद्दे देखे गए जहां पर यह पता चला कि ये कुछ अलग ही मामले में चल रहे हैं। कुछ लोगों का कहना यह है कि राजस्थान को बिलोंग करते हैं, तो कहीं ना कहीं राजस्थान में जो जाट समुदाय है उसको ये
सिद्ध करने साधने की कोशिश कर रहे हैं। इनको लगता है कि अगर मैं इस तरह की बातें कहूंगा तो फार्मर प्लस जाट मेरे साथ आ जाएंगे, मैं उनका नेता बन सकता हूं, मैं उनका एक तरीके से वॉइस बन सकता हूं। जबकि इनका कोई असर राजस्थान में देखा नहीं गया। जब पिछले साल चुनाव हो रहे थे तब भी ये गए थे, कई जगह इन्होंने कैंपेनिंग करी थी, उसके बावजूद भी इनका असर जनता में नहीं देखा गया। शायद इस वजह से भी ये इस तरह के वोकल होते जा रहे हों, यानी लग रहा हो कि फार्मर्स में इनकी पकड़ बन रही है, इस वजह से वोकल हो रहे हों। तो इनका जो था, चाहे फार्मर को लेकर इन्होंने जो कहा सही कहा, गलत कुछ नहीं था। अदालतों को लेकर के जो कहा सही कहा, गलत कुछ नहीं कहा। इन्होंने बीच बीच में क्वेश्चन मार्क भी लगाए कई चीजों पर, बिल्कुल सही लगाए, नो डाउट। कल भी इन्होंने जो किया एज अ राज्यसभा का चेयरमैन, बिल्कुल सही किया। भाई अपोजिशन हो या सरकार हो, प्रस्ताव लेकर आए हैं, आपने प्रस्ताव स्वीकार लिया। आपको न्यूट्रल होना चाहिए था, आप न्यूट्रल थे। आपने ये नहीं देखा कि सरकार है या विपक्ष है। फ्रॉम माई पॉइंट ऑफ व्यू ये जो काम कर रहे थे बिल्कुल न्यूट्रल होकर कर रहे थे, बढ़िया कर रहे थे, कोई दिक्कत नहीं है। भाई एक राज्यसभा के चेयरमैन को या वाइस प्रेसिडेंट को किसी पार्टी का नहीं माना जाना चाहिए, वो न्यूट्रल होता है। ये कर रहे थे, सही कर रहे थे। बट लगातार पॉलिटिकल मुद्दों पर वोकल होना, जिन चीजों पर सरकार चाहती है कि आप अभी शांत रहिए, हम सब साध लेंगे, उन पर बार बार ऐसी चीजें खड़ी करना सरकार दिक्कत में आए, तो सरकार को शायद ये लगा कि हमारे लिए परेशानी खड़ा कर सकते हैं। अब कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग वाली होती हैं। शायद वाइस प्रेसिडेंट साहब को ये समझना चाहिए था कि भाई हर चीज़ की एक टाइमिंग होती है, हर चीज़ की एक अंडरस्टैंडिंग होती है, क्या मैं उसके अनुसार काम कर लूँ। बट इनको पता नहीं ऐसा क्या हुआ कि पिछले 7-8-10 महीने में कुछ ज़्यादा ही वोकल हो गए। इस वजह से भी हो सकता है सरकार ने ये पद इनसे खाली कराया हो, शायद। ठीक है साहब। उसके अलावा जो रूखापन है बाकी लोगों का, वो तो बता ही रहा है कि किस प्रकार से चीज़ें हो रही हैं। तो कहने का तात्पर्य ये है कि ये पद तो खाली हो गया है, सरकार को यहां से भी अपॉर्चुनिटी मिल रही है। वो ये कि अब यहां पर एक ऐसे व्यक्ति को बिठाया जाए जिसको खुश करना हो। कुछ लोग कह रहे हैं नीतीश कुमार हो सकते हैं बिहार इलेक्शन के बाद, क्योंकि 6 महीने में पद भरना है। बिहार इलेक्शन के बाद हो सकता है नीतीश कुमार को बिहार के सीएम पद से हटा दिया जाए, क्योंकि अब तो नहीं बनने वो वहां पे। तो उनको खुश करने के लिए, जिससे कि उनका केंद्र में समर्थन बना रहे, हो सकता है वाइस प्रेसिडेंट बना दे। बट इसके चांसेस कम है, क्योंकि नीतीश कुमार इस समय कुछ बीमार टाइप के लग रहे हैं। कब कहां कौन सी हरकत कर देते हैं, क्या कह देते हैं, क्या एक्शन कर देते हैं, बड़ा अजीब सा उनका मामला है। तो ऐसे संवैधानिक पद पर उनको बिठाना ठीक नहीं है। हो सकता है शशि थरूर को लाया जाए, कुछ लोग इस पे भी कह रहे हैं, बट इसके भी चांसेस कम है। सरकार इस टाइप का पद अब उसी व्यक्ति को देगी जो ग्रास रूट से आया होगा और बीजेपी की विचारधारा को मैच करता होगा। किसी ऐसे व्यक्ति को नहीं देगी जो दूसरी पार्टी से घूम घाम के तब बीजेपी में आया हो या अभी दूसरी पार्टी का हो, क्योंकि ऐसा व्यक्ति पद पर बैठते ही थोड़े समय बाद जैसे उसे महसूस होता है कि मैं वाइस प्रेसिडेंट हो गया हूं, वो पार्टी लाइन से हट जाता है, बिल्कुल सब चीजें भूल जाता है, फिर वो एज अ न्यूट्रल बॉडी एक्ट करने लग जाता है, जो कई बार सरकार के लिए दुखदायी हो जाता है। तो ऐसी पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो ये सरकार को सूट नहीं करता। तो पॉलिटिकली देखा जाए तो सरकार ने एक्शन लिया है, और अगर कॉन्स्टिट्यूशनली देखा जाए, न्यूट्रल होकर देखा जाए, बातों को ध्यान में रख के देखा जाए, तो जगदीप धनखड़ जी ने जो जो बातें कही, जो जो एक्शन लिए, वो न्यूट्रल थे, उसमें कोई दिक्कत नहीं थी, सही चल रहा था सब कुछ। बाकी भाई सत्ता है, सत्ता में सब कुछ होता है, सत्ता में क्या कुछ नहीं हुआ हम सब ने देखा है। तो अब आगे देखते हैं होता है क्या। उम्मीद है मैं अपनी बात को कन्वे कर पाया हूँगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।